where we learn neat biology with deep conceptual clarity. आज के इस गहन विश्लेषण में हम नीट 2026 और क्लास 11 के विद्यार्थियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक उठाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द यूनिट ऑफ लाइफ की। हाँ, और एनसीईआरटी का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक कॉन्सेप्चुअल विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर सेल को जीवन की बेसिक यूनिट यानी बुनियादी इकाई क्यों कहा जाता है? मतलब एक सिंगल सेल अपनी खुद की पूरी दुनिया अकेले कैसे चला सकती है? देखिए, यही तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा जादू है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया को ले लीजिए, तो वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जीवन के जितने भी जरूरी कार्य हैं वो सब अकेले अपने दम पर कर लेते हैं। मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी चाहिए वो एक ही सेल में है। बिल्कुल। एनसीईआरटी हमें क्लियरली बताती है कि सेल के पूर्ण ढांचों यानी उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बिना किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट जीवन संभव ही नहीं है। ये असल में एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। सही कहा। तो मतलब अगर एक कंप्लीट सेल है तो लाइफ है, नहीं तो नहीं। लेकिन इसको टेक्निकली समझने के लिए एक टर्म आता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैं सोच रही थी ये क्या हम बायोलॉजी में अचानक फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों ला रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का सीधा सा मतलब यह है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सबसे छोटे बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक फिजिको-केमिकल अप्रोच कहा जाता है। ओह, तो एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में देखना। एग्जैक्टली। सोचिए ना, डाइजेशन या मेमोरी जैसे बड़े बड़े प्रोसेसेस आखिर हैं क्या? ये सब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का ही तो खेल है जो सेल के अंदर लगातार चल रहा है। इस अप्रोच से हम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के जरिए बहुत आसानी से समझ पाते हैं। ये सच में फैसिनेटिंग है। सोचिए हिस्ट्री में ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू रहा होगा जब पहली बार किसी ने इस छोटे से यूनिवर्स को देखा होगा। अगर हम इस डिस्कवरी की टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। हाँ, जिन्होंने सेल वर्ड कॉइन किया था। राइट। लेकिन असल ट्विस्ट तो तब आया जब एंटनी वैन लीवनहुक ने सबसे पहले एक जीवित सेल को यानी लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया। बिल्कुल। लियोनहुक का माइक्रोस्कोप और बारिश के पानी की वो एक बूंद जिसने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। और उसके बाद आती है मशहूर सेल थ्योरी। मथाइश स्लेडन जो एक बॉटनिस्ट थे और थियोडोर श्वान जो एक जूओलॉजिस्ट थे। सही कहा। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन बनाया। श्लाइडन ने देखा कि सारे पौधे सेल से बने हैं और श्वान ने जानवरों के टिश्यू स्टडी किए। श्वान ने ही बताया कि एनिमल सेल्स की एक बाहरी लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ही प्रपोज किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। इन दोनों की टीम वर्क तो काफी अच्छी थी देखा जाए तो। एक बॉटनिस्ट और एक जूओलॉजिस्ट ने मिलकर बायोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत दे दिया। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा लूप होल भी था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्लाइडन और श्वान की थ्योरी ने ये तो बता दिया कि सारे लिविंग बीइंग सेल्स से बने हैं, पर जब पूछा गया कि नई सेल्स आती कहाँ से हैं, तो उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। वो सेल जनरेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस मिस्ट्री को सॉल्व किया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ओ, वो फेमस लैटिन फ्रेज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये सुनने में किसी साई-फाई मूवी की स्पेल जैसा लगता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल कर आता है एस्पिरेंट्स के लिए? इसका बहुत ही सिंपल और प्रोफाउंड मीनिंग है कि नई सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले से मौजूद सेल्स के डिवाइड होने पर ही बनती हैं। हवा में से अचानक नई सेल्स नहीं टपक पड़ती। मेक सेंस। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट ने पुरानी थ्योरी को मॉडिफाई करके मॉडर्न सेल थ्योरी का रूप दिया। आज के टाइम पे इस मॉडर्न थ्योरी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं, और दूसरा, सारी नई सेल्स पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आती हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में ईंट का इस्तेमाल होता है, क्या बायोलॉजी में सारी ईंटें एक ही साइज और डिजाइन की हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का अंतर बहुत जरूरी है। जमीन आसमान का अंतर इन दोनों में। इनको दो अलग अलग दुनिया समझ लीजिए। अगर हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये एवोल्यूशन में काफी पुरानी हैं और आकार में बेहद छोटी होती हैं।
जैसे माइकोप्लाज्मा को ले लीजिए, इनकी लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर्स होती है। 0.3 माइक्रोमीटर्स। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। अगर हम एक ह्यूमन हेयर को एक हाईवे मान ले तो माइक्रोप्लाज्मा उस पे पड़े एक छोटे से कंकड़ यानी पेबल जैसा होगा। बहुत सही एनालॉजी है। और इनका साइज छोटा होने की वजह से ये यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इनका साइज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी पहचान इनकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। यहां तक कि इनका जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म में ऐसी नेकेड पड़ा रहता है। मतलब इनके पास वीआईपी ट्रीटमेंट वाला न्यूक्लियस नहीं है, सब कुछ एक ही कॉमन रूम में चल रहा है। फिर यूकैरियोटिक सेल्स इससे अलग कैसे हैं? उनका स्ट्रक्चर तो काफी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल्स को आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग की तरह देख सकते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। यानी अलग-अलग रूम्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली। इन सेल्स के अंदर अलग अलग कामों के लिए स्पेशल झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन से बने अलग अलग कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनल्स होते हैं। और इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। प्लांट और एनिमल सेल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर काफी क्लियर है, लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं और यूकैरियोट्स में नहीं। हाँ, प्रोकैरियोट्स में एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर मिलता है जिसे मीजोजोम कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ने से बनता है। दूसरी चीज है इंक्लूजन्स, जो साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। ये दोनों चीजें आपको यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेंगी। ये क्लियर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं फाउंडेशन। अब हम चलते हैं उस बाउंड्री की तरफ जो इस सेल सिटी को बाहरी दुनिया से अलग करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में बताया गया है कि 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाकर हम इस मेम्ब्रेन को डिटेल में देख पाए। खासकर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की केमिकल स्टडी से बहुत मदद मिली। सही कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक मिस्ट्री ही था। आरबीसीज की मेम्ब्रेन आसान होती है आइसोलेट करने में, इसलिए उन्हें डीपली स्टडी किया गया। और इन्हीं केमिकल और फिजिकल स्टडीज के आधार पर सिंगर और निकलसन ने एक बहुत ही फेमस मॉडल प्रस्तावित किया जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। मैं इस मॉडल को हमेशा एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री की तरह देखती हूँ। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और शुगर भी है। ये सब एक ही लेयर में इतनी खूबसूरती से फिट होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक समंदर और उसमें तैरती हुई नाव का है। लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक समंदर है जो लगातार मूव कर रहा है और उसमें प्रोटीन्स लकड़ के तैरते हुए तख्तों की तरह हैं। कुछ प्रोटीन्स सिर्फ सतह पर हैं जिन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से इसको फ्लूइड कहा जाता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, यही फ्लूइडिटी उसको सिलेक्टिवली परमिएबल बनाती है। ये एक स्ट्रिक्ट गार्ड की तरह तय करता है कि सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो ये गार्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को मैनेज कैसे करता है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स तो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तो आसान लगती है, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी एनर्जी यानी एटीपी की जरूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल सीधा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ आती है, जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। उनके लिए तो स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, राइट? सही पकड़ा। उनके लिए मेम्ब्रेन में स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो उन्हें सहूलियत प्रदान करते हैं। इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन कभी-कभी सेल्स को बहाव के खिलाफ भी तो जाना पड़ता होगा, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। वहां पैसिव काम नहीं आता। वहां सेल को अपनी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण Na+K+ पंप यानी सोडियम पोटेशियम पंप है। और अगर मटेरियल बहुत बड़ा हो तो एंडोसाइटोसिस से अंदर लिया जाता है और एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं, एक पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है।
चलिए अब सेल सिटी के अंदर चलते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके अनपैक करते हैं, जैसे ये सेल फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की। ईआर सेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसे हम मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसलिए वो रफ दिखता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट? एग्जैक्टली। और स्मूथ ईआर बिल्कुल चिकना होता है क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स नहीं होते। उसका मेन काम लिपिड मॉलिक्यूल्स और स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनाना होता है। अब जब ईआर में प्रोटीन्स और लिपिड्स बन गए तो उन्हें प्रोसेस करने के लिए गोल्जी अपैरेटस के पास भेजा जाता है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी अपैरेटस तो एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। सामान को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी यहीं बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी गोल्जी अपैरेटस से एक और अनोखा स्ट्रक्चर बनता है जिसे लाइसोसोम्स कहते हैं। इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये एंजाइम्स सिर्फ एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्म में फट जाएं, जहां पीएच न्यूट्रल होता है, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ये नेचर का एक कमाल का बिल्ट इन सेफ्टी मैकेनिज्म है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक बेहतरीन उदाहरण। इसके बाद आता है सेल का पावर हाउस, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी प्रोड्यूस करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स होते हैं। मतलब ये कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है। सही बताया। और राइबोसोम्स की बात निकली है तो उनका जिक्र करना जरूरी है। जॉर्ज पैलेडे ने इन्हें खोजा था। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और इनका एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। यूकैरियोट्स में 80S और प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स की इस लिस्ट में हमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को नहीं भूलना चाहिए। उनका कार्टवील जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स होते हैं। वो सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और सीलिया या फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाते हैं। बिल्कुल। और हर ऑर्गेनेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये सब अकेले काम नहीं करते। ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स एक साथ मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। इनके फंक्शंस आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनका काम अलग और इंडिपेंडेंट होता है। एग्जैक्ट पॉइंट। उनकी साइकिल अलग चलती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, make sure to subscribe to Para NEET, where we explain biology concepts with NCERT clarity and smart learning techniques. तो आगे बढ़ते हैं। सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है? साइटोस्केलेटन सेल को ढांचा नन्सियमम सपोर्ट देता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। हाँ, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी यानी मूवमेंट में मदद करता है और सेल के आकार को बनाए रखता है, एक इंटरनल फ्रेमवर्क की तरह। अब अगर हम क्लियरली डिफाइंड एनसीईआरटी डिफरेंसेस की बात करें प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच, प्लांट सेल्स में एक नॉन लिविंग रिजिड सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स की बनी होती है। और उनके अंदर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सेल का लगभग 90% वॉल्यूम ले सकता है। साथ ही उनमें प्लास्टिड्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट्स। जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और ना ही प्लास्टिड्स, पर उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो आमतौर पर प्लांट्स में नहीं मिलते। ये क्लियर डिफरेंसेस नीट प्रेप के लिए बहुत हाई यील्ड है। साथ ही हमें जीएन रामानुजन जी के योगदान को भी याद रखना चाहिए। ओह हाँ, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। वो मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस के संस्थापक थे। उन्होंने 1954 में नेचर मैगजीन में कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर पर पेपर पब्लिश किया था। उनका रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन्स के कॉन्फर्मेशन समझने के लिए आज भी एक स्टैंडर्ड है। वो लाइनस पॉलिंग के मॉडल से काफी प्रभावित थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम देखें तो सेल किस तरह से जीवन की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने अंदर समेटे हुए एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है। ये एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है जो पूरी लाइफ को सस्टेन करती है। दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर नीट बायोलॉजी। कीप लर्निंग विद पैरा नीट। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है,
अगर सेल न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स जीवन के लिए इतने ही जरूरी हैं, तो मैमल्स की मेच्योर रेड ब्लड सेल्स और पौधों की सीव ट्यूब सेल्स को देखिए। जब ये मेच्योर होती हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या बिना न्यूक्लियस के उन्हें पूरी तरह से जीवित यानी लिविंग माना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर नीट एस्पिरेंट को खुद से सोचना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में ना एक बड़ा ही जबरदस्त